कमीशन ने 78 सीटों के रुझान जारी किए हैं। 28 पर बीजेपी, 20 सीटों पर जेडीयू आगे है। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच निकलकर सामने आई है। 28 पर बीजेपी, 20 पर जेडीयू आगे। इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों के मुताबिक 17 सीटों पर आरजेडी, 3 सीटों पर कांग्रेस आगे है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, बड़ी खबर निकलकर सामने आई। 10 सीटों पर अन्य आगे हैं, यानी कि छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवार जो हैं वो आगे नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। इलेक्शन कमीशन के ये आंकड़े हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये आंकड़े भी हैं। 78 सीटों के रुझान इलेक्शन कमीशन ने जारी किए हैं। पुनीता, बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की ओर से ये आंकड़े जारी किए गए हैं और ईशान त्यागी जी इसी का जिक्र कर रहे थे कि देखिए अब इलेक्शन कमीशन ने तो आंकड़े अभी तक जारी नहीं किए, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने ये बताया कि देखिए अभी भी जो एनडीए है और बीजेपी है वो कई सीटों पर इस वक्त आगे चलती हुई नजर आ रही है। और बात कांग्रेस की करते हैं तो कांग्रेस देखिए 3 सीटों पर कांग्रेस अभी आगे चल रही है। कुल मिलाकर 78 सीटों के रुझान इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किए गए हैं। ईशान त्यागी जी, इलेक्शन कमीशन की बात आप कर रहे थे, आंकड़े आ गए, रुझान सामने आ गए। 78 सीटों का रुझान, जिसमें कांग्रेस सिर्फ 3 सीटों पर आगे। खुशबू जी, जो आप आंकड़े बता रही हैं वो दोबारा से बदल गए क्योंकि मेरे सामने भी लाइव खुला हुआ है और 95 सीटों के आंकड़े आए हैं अभी 243 में से। तो लगभग अभी मुझे लगता है 50% भी 40% सीटों पे भी अभी जो आंकड़े हैं वो नहीं आए हैं। और कांग्रेस का भी आंकड़ा आपने बोला कि 3 था, वो बढ़ के 5 हो गया, तो 2 सीटें और बढ़ गई हैं जिसपे रुझान आने शुरू हुए हैं अभी। तो मैं वही कहूंगा दोबारा से कि बहुत जल्दी होगी, अभी कोई भी हमें किसी कंक्लूजन पे पहुंचना। हाँ, 12 बजे अगर आप हम लोग साथ में चर्चा करेंगे तो आप ये बोल। हेलो जी जी, बोलिए सर। और इस बीच हमारे साथ बीजेपी से भी जो स्पोक्स पर्सन है हमारे साथ लगातार बनी हुई है, उनका रुख करेंगे। अगर बात यहाँ पर इन नतीजों को लेकर हम जिस तरीके से कर रहे हैं, रुझानों को लेकर कर रहे हैं, लेकिन क्या इस बीच आपको लगता है कि जिस तरीके से जीत की तैयारियां पहले से की जा रही थी, जो आरोप लगाए जा रहे हैं आरजेडी के द्वारा और दूसरी और कांग्रेस के द्वारा कि वोट चोरी हुई है, ईवीएम में अगर गड़बड़ी नहीं हुई, अगर वोटों की चोरी नहीं की गई और जो मतों की गिनती है उसमें गड़बड़ी अगर नहीं हुई, तो हमारी जीत निश्चित है? देखिए, महागठबंधन जो आरोप लगातार वोट चोरी का जो लगा रही है, तो मैं तो कहूंगी कि अभी जिन पर उनके रुझान आ रहे हैं वो आगे हैं और जिस पर उनकी जीत दर्ज होगी तो यही आरोप उनको वहां भी लगाना चाहिए। अब बिल्कुल आऊंगा मैं आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अपडेट है महुआ से, तेज प्रताप यादव लगातार पीछे हैं। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई तेज प्रताप यादव को लेकर कि शुरुआत में तो आगे निकले लेकिन अब पीछे लगातार बने हुए हैं। तेज प्रताप यादव फिलहाल तीसरे नंबर पर हैं। ये बड़ी जानकारी है, तेज प्रताप यादव लगातार तीसरे नंबर पर बने हुए हैं। चिराग की पार्टी के संजय सिंह आगे हैं, यानी कि एलजेपी एनडीए महुआ से आगे है। जी मैम, अपनी बात कंप्लीट करें प्लीज। जी, मैं ये कह रही थी कि कांग्रेस लगातार वोट चोरी का आरोप लगाती है और लगाती रही है, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप जहां पर जीत जाओगे वहां पर भी तो वोट चोरी के आरोप लगाओ आकर। आप जीत जाओ तो बहुत अच्छा, चुनाव आयोग बहुत अच्छा, ईवीएम की चोरी नहीं हुई, वोटों की चोरी नहीं हुई, ईवीएम कहीं नहीं गया। और जहां पर आप नहीं जीतो तो सारा ठिकरा जो है आप ईवीएम पर डाल दो, चुनाव आयोग पर डाल दो। तो ये खेल अब नहीं चलने वाला है। जनता जान चुकी है कि जो हारने वाले लोग हैं, जो भागने वाले लोग हैं, जो जनता को बीच मझधार में छोड़कर विदेश की यात्रा करने वाले लोग हैं, उनको जनता कभी भी माफ नहीं करती, ना उन पर कोई भी विश्वास जताती है। और ये जो विश्वास, जो परिणाम और रुझान जो देखने को मिल रहा है, वो इसलिए देखने को जनता के साथ जो है वो उसका उस जायके का उसको स्वीकार भी करना चाहिए और समझना भी चाहिए, क्योंकि जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो धुरंधर। तो जीत और हार जो है वो किसी भी चुनाव के में एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अब दिक्कत यह है कि कुछ लोग जो है वो जनादेश को स्वीकार करने के बजाय उस पर जो है हाहाकार करने में ज़्यादा यकीन करते हैं, तो वो उनको जो है नुकसान करता है। आप अगर देखें इन 11-12 सालों में, 11 सालों में ख़ास तौर से, तो लगातार जनता का जो मूड और मिजाज है वो सुशासन की निरंतरता के लिए है, समावेशी विकास और समावेशी सशक्तिकरण को जो है के सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए है, और मोदी जी ने वो करके दिखाया है। लेट्स वेट एंड वॉच। लेकिन सर, अब तक रिजल्ट आया भी नहीं है। मणिकांत ठाकुर का एक ट्वीट आया, वो कहते हैं कि वोट चोरी हुई है और रिजल्ट तो ऐसे ही आना था। देखो, एक चीज़ मैं बताऊं, ये जो है वो
धूर्तापूर्ण जो है धमाल और कमाल करने वाले धूल धूसित होते हैं। अब आप जो है वो जनतंत्र के या जनादेश के को स्वीकार करने के बजाय उस पर जो है वो हाहाकार करेंगे, हंगामा करेंगे, हुड़दंग करेंगे और आपकी अपेक्षा होगी कि हमें जो है वो जनादेश जनता हमें दे, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो है वो कभी भी जो है वो देश स्वीकार करता है। अरे भाई, जीत और हार दोनों एक सिक्के, मैंने कहा ना कि जीत का की जलेबी हो या हार का हलवा हो, दोनों जो है वो जनतंत्र का जायका है। आपको तो चाहिए कि केवल जो है वो हमें जीत चाहिए, जीत हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा नहीं होता। लेकिन सर, आरजेडी के जो सुनील सिंह है वो कहते हैं कि अगर बिहार में एनडीए जीतती है तो नेपाल या बांग्लादेश जैसा हाल बिहार का हो जाएगा। देखिए, एक बात समझ लीजिए, आपकी वायलेंट एनार्की से वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को आप हाईजेक नहीं कर सकते, उसको आप ध्वस्त नहीं कर सकते। अराजकता और उद्दंडता के जरिए जो है वो लोकतंत्र और जनतंत्र को कोई भी बंधक नहीं बना सकता। इस तो मुख्तार अब्बास नकवी को सुन रहे थे। ईशान त्यागी जी, आपने सुना ना किस तरीके से वो कह रहे हैं कि देखिए, जो भी जनादेश होगा उसको स्वीकार करना चाहिए। जीत सिर्फ आप लोग ये चाहते हैं कि जीत हमें मिलनी चाहिए, जीत नहीं मिलती है तो आप चुनाव आयोग पर सवाल उठा देते हैं। एक मिनट, मैं आपको देखिए, अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो साथी है, मेरी बहन बैठी हुई हैं, उन्होंने ये बोला कि बाहर चले जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, राहुल गांधी जी के बारे में बोला। और मैं इस बात एक बात को आपको, आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि जब पहलगाम में हमला हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी जी वापस आए सऊदी अरेबिया से और उसके बाद बिहार भाग गए चुनावी रैली करने, चुनावी सभा करने। उसके बाद दिल्ली में अभी बम ब्लास्ट हुआ, उसके अगले दिन वो भूटान चले गए बर्थडे मनाने, बर्थडे का केक खाने वहां पे राजा के। तो ये देखिए, रण छोड़ के भागना प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, ये राहुल गांधी जी नहीं करते हैं। राहुल गांधी जी हैं जो जितने भी विक्टिम्स हैं उनके परिवारों से मिलने का काम करते हैं, कानपुर भी जाने का काम करते हैं। आप और आइए बात, अब इन्होंने, क्योंकि एक आक्षेप हम पे एक बार आपके यहाँ बड़ा एको आ रहा है, प्लीज इसको थोड़ा ठीक करवा दीजिए। सर, आपकी आवाज हम तक क्लियर आ रही है, आप बोलिए सर। खुशबू जी, देखिए, मैं बोलता हूं इस बात पे कि वोट चोरी का जो हमने आरोप लगाया, अभी हमारी बहन यहाँ बैठी हुई है, उन्होंने कहा जहां जीत जाते हैं वहां पे वोट चोरी का आरोप नहीं लगाते, वहां सब कुछ ठीक हो जाता है। जाके आप देखकर आइए और आंकड़े ये देखिए कि हमने जब वोट चोरी का आरोप कर्नाटक में लगाया, उस सीट पे हम जीते हुए थे, हम जीती हुई सीट पे भी वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। और राहुल गांधी जी ने बड़े स्पष्ट रूप से आंकड़ों के साथ, एक फैक्ट के साथ, हरियाणा में जो वोट चोरी करी गई, जो व्यवस्था बैठाई गई, उस पर सवाल उठाने का काम किया। पुनीता, मैं एक चीज में और ऐड करना चाहूंगा त्यागी जी, मैं एक सवाल इस बीच आपसे और ऐड करना चाहूंगा। मैं उन राज्यों को लेकर बात करूंगा जिन राज्यों में आप लोगों की सरकार बनी, वहां पर आप लोगों ने कोई सवाल नहीं उठाया कि ईवीएम है कोई या कुछ हुआ चुनाव, मतलब अगर जहां आप लोग जीत गए तो ठीक, अगर हार गए तो वोट की चोरी हुई, ईवीएम हैक हो गई? हमने कर्नाटक में नहीं लगाया, बताइए। कर्नाटक की मादेवपुरा जो असेंबली सीट है वो कौन से प्रदेश में आती है, मुझे बताइए एक बार। आपको सवाल का जवाब खुद ही मिल जाएगा। भाई, मादेवपुरा कर्नाटक में आती है, कर्नाटक में हमारी सरकार है, लेकिन वहां पे हमने देखा किस तरह से एसआईटी की जांच में भी ये निकल कर आया कि 80-80 रुपए दिए गए थे। त्यागी जी आऊंगा, मैं हरियाणा को लेकर भी बात करूंगा आपसे मैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। लखीसराय सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। लखीसराय सीट को लेकर ये अपडेट है, वहां कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इस बीच शहनवाज हुसैन क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। 20 साल की सरकार के पक्ष में लोगों ने मतदान किया है। जी सर, लेकिन मरियम टैगोर वो कह रहे हैं कि 60 लाख वोट तो आपने पहले ही काट दिया एसआईआर में, तो जो बच्चे। अरे ये कौन है टैगोर, ऐसे ही बोलता रहता है, इसके बोलने से क्या होता है? ये बिहार के बारे में क्या पता है? राहुल गांधी को तो पते नहीं है, तो टैगोर को क्या पता है? कहाँ वोट कट गए, वोट तो और जुड़ गए। बिहार के लोगों को शिकायतें नहीं है, ये टैगोर को बहुत शिकायत है। बयान किस तरीके से जिक्र किया यहां पर बीजेपी से नेता, लेकिन इस बीच जिस तरीके से लगातार ये अपडेट्स निकलकर सामने आई, लखीसराय सीट को लेकर ये अपडेट है जहां कांटे की टक्कर लगातार देखने को मिल रही है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जो है 69 वोटों से पीछे चल रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी से भी लगातार जो प्रवक्ता है हमारे साथ बनी हुई है उनका रुख करेंगे। मैम, जिस तरीके से लगातार ये आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, जहां एक और साफ तौर पर अगर महागठबंधन को लेकर बात करें तो वहां जो एक संतुष्टि है वो अभी से नजर आने लगी है, लेकिन मेरा सवाल यहां पर यह है कि क्या ऐसा नहीं लगता कि संतुष्टि जो है वो कुछ देर
पहले ही है? क्योंकि तमाम जो जानकार, जो विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी लगातार यही कह रहे हैं कि अभी थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इंतजार तो करना ही चाहिए, लेकिन जो रुझान आ रहे हैं वो इस ओर इशारा तो जरूर कर रहे हैं कि बहुमत एनडीए के पक्ष में है। इसीलिए हम आश्वस्त हैं इस बात को लेकर कि हमारी सरकार बनने जा रही है। आंकड़ा जो दिख रहा है उससे वो ज्यादा भी हो सकता है कि उससे थोड़ा बहुत कम भी हो, लेकिन परिणाम बिल्कुल तय दिख रहा है। जो टीवी स्क्रीन पर जो नजर आ रहा है, जो आंकड़े जो नजर आ रहे हैं, उस आधार पर मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस बार हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और एनडीए के नेतृत्व में फिर से 5 वर्ष हम लोग बहुत ही सशक्त रूप से और स्थिर रूप से हम लोग सरकार चलाएंगे। और ठीक है मैम, सरकार बनने का दावा आप कर रही हैं, ठीक है, सरकार बनने का दावा जिस तरीके से आपने किया, मैं त्यागी जी का रुख करूंगा क्योंकि मुझे उनके पास जाना था। जिस तरीके से उन्होंने हरियाणा का जिक्र किया था, त्यागी जी आपने हरियाणा का जिक्र किया था, हरियाणा को लेकर मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से आपने कहा कि हरियाणा में भी जो दावे किए जा रहे थे, जो शुरुआती रुझान थे वो आप लोगों के पक्ष में थे, लेकिन नतीजे बदल गए। लेकिन मेरा सवाल यहां पर यह त्यागी जी कि हरियाणा में जो गुटबाजी देखने को मिली, कि आपको नहीं लगता कि उस गुटबाजी का असर था, वो नतीजे शैलजा ग्रुप अलग देखने को मिला, हुडा ग्रुप अलग देखने को मिला, और 1 साल से ज्यादा का समय लग गया आप लोगों को हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष चुनने में, क्योंकि इतनी बड़ी गुटबाजी वहां पर, इतनी नाराजगी वहां पर। चलिए, था कोई तकनीकी खामी की वजह से त्यागी जी तक आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही, हम फिर से रिकनेक्ट करेंगे। सवाल उनसे मैं यही दोहराऊंगा। लेकिन दूसरी ओर आलोक सर, मैं आपका रुख करूंगा, और जिस तरीके से हम अभी जिक्र कर रहे थे, यहाँ पक्ष विपक्ष लगातार आमने सामने अब है, अपने अपने दावे जाहिर तौर पर पेश किए जा रहे हैं शुरुआती रुझानों को लेकर, लेकिन क्या आप आलोक सर, आपको भी लगता है कि ये महागठबंधन की विपक्ष की एक बड़ी कह सकते हैं कि भूमिका रही है कि हार को एक्सेप्ट नहीं किया? जहां जीत गए वहां तो जश्न खूब बनाया, लेकिन जहां हार गए वहां पर ठीकरा उन्होंने ईवीएम पर फोड़ दिया, चुनाव आयोग पर फोड़ दिया। देखिए, ये तो हमेशा पिछले चुनाव में देख चुके हैं हम लोग, और जिस तरह से आपने हरियाणा का जिक्र किया जी, दिलचस्प बात यह है कि जिस वोट चोरी का अभी उन्होंने एक अपना जो बम फोड़ा था राहुल गांधी जी ने, वो कितना खुश हो गया। वो ब्राज़ील की महिला, उसने कहा भाई मैं तो 20 साल से कभी गई नहीं, जबकि आज सुबह भी मैंने हमारे चैनल पर दूसरी जगह भी देखा, जब वो उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता की, देखिए ब्राज़ील की महिला ने आके वोट डाल दिया। वो बेचारी हेयर ड्रेसर हैं, और वो भारत का छोड़िए, उन्होंने कोई उनका कोई फ़ोटो कहीं पड़ा हुआ था, उन्होंने डाल दिया, और यहाँ पर कह दिया गया। यदि वोटर लिस्ट में कुछ गलत नाम हो सकते हैं तो उन्होंने वोट नहीं डाला ना। नाम यदि कहीं किसी का लिखा है, ये वो टेक्निकल गलती भी हो सकती है या वहाँ के किसी असावधानी। इस तरह से वोट चोरी के आरोप जब लगाते हैं तो ये दुर्भाग्य है कि आप, वरना भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बड़ा नेता कोई नहीं था हरियाणा में बिल्कुल वर्षों से। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो ऐसे आरोप नहीं लगाए। उन्होंने बाहर को जब समझ में आ गया कि हाँ ठीक है, उन्होंने कुछ कहा, गड़बड़ी हुई होगी, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे? क्योंकि वो तो एक एक बूथ को जानते थे, उन्होंने अपने वोट लोगों को बूथ पर रखा। यदि चोरी होनी थी तो बूथ पर ही, वहीं पर पता चल जाता साहब ये गलत आदमी वोट डाल रहा है। देखिए, हरियाणा या छोटी जगह पर सर, अभी तो देखिए रुझान आ रहे हैं, लेकिन सुबह से ही अगर हम बात आरजेडी की करें, तमाम तरीके से अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि देखिए सरकार तो हम ही बनाएंगे, अगर किसी भी तरीके से कोई गड़बड़ी ना हो तो इसे किस तरीके से समझा जाए? यानी कि आप पहले से ही तमाम तरीके से माहौल बना रहे हैं कि देखिए भैया हम जीत गए तो अब तमाम चीजें सही थी, नहीं जीते तो वोट में गड़बड़ी हुई है। और देखिए कितना निश्चिंत हैं वो, चले गए कहाँ पर घूमने के लिए, मस्कट। प्रियंका गांधी चली गई अमेरिका। अब वो कह रहे भूटान प्रधानमंत्री तो कहीं भी रह करके काम कर रहे थे। वही उनको तो कोई जनता के बीच जाना ना, अपने यदि पार्टी जीत रही है या हार रही है, उनके साथ सहानुभूति के साथ राहुल जी का रहना एक अलग बात है। आप प्रतिपक्ष में भी रहें, आपको मैदान में रहना होगा ना। आप एक चुनाव एक काम कर दिए, पार्लियामेंट सेशन अटेंड करिए, अगले दिन उड़ जाइए। तो लोगों से मिलने के लिए आपको यदि सहानुभूति देना है या उनको शाबाशी देना है, दोनों के लिए राहुल गांधी नहीं रहते। और कहेंगे तुलना करेंगे प्रधानमंत्री, अरे प्रधानमंत्री 24 घंटे प्लेन में भी अपना काम कर सकते हैं, वो जाकर के थोड़ी रामलीला मैदान में खड़े होते हैं। राहुल गांधी के लिए या प्रतिपक्ष के लिए, यदि इंदिरा गांधी हाथी पर बैठ कर गई थी तो ये सोचते दलित वोट हमको मिल जाएगा। आप एक दिन जाएंगे, उसके बाद जैसे अपना ट्रेवल करने के लिए रिपोर्टर हमारे सब जगह घूमते हैं, क्या चुनाव जीत जाएंगे हम और आप जाते हैं तो? इसलिए ये जो एक आउटिंग होती है, टूरिज्म, इंटरव्यू किसको राहुल गांधी देते हैं? जो कभी आपको हमारे किसी चैनल को दिया अर्नब गोस्वामी के बाद, किसी को नहीं देते। वो केवल टूरिस्ट करने वाली जो वीडियो बनाती हैं टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए, तब वो टूरिज्म के लिए करेंगे तो नेचुरली उससे आधार पर वोट नहीं मिलेगा ना। जो ट्रेवल एजेंट है कल वही से हवाई जहाज थोड़ी चलाने लगेगा, तो वो तो ट्रेवल एजेंट का काम करते हैं। और पार्टी के वर्कर से न मिलना है न जुलना है, केवल बड़े बड़े अपने एक उनके ऐसे लोग हैं, जयराम रमेश, आज तक कोई चुनाव लड़े पंचायत का भी?
अब वो नेता है, वो सलाह देंगे। वेणुगोपाल जो कांग्रेस के किसी नेता को जानते नहीं बिहार में, अब उनके हाथ में दे दिया गया। कितने आरोप लगे हैं, मुझे लोगों ने डिटेल्स दिया, मैं यहाँ नहीं बोलूँगा। 5-5 करोड़ रुपए टिकट के लिए मांग लिया बिहार जैसी जगह में जहाँ पर 40 सीट आपको लड़ना था। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि यही दुर्भाग्य है कि कांग्रेस जो बड़ी पार्टी, हमारी तो सहानुभूति है। समन्वय नहीं है सर, ये कह सकते हैं समन्वय नहीं है, क्योंकि अभी देखिए ना, अब जब सीट बंटवारा हो रहा था कितनी माथापच्ची हुई, और इसके बाद नॉमिनेशन तक देखिए किस तरीके से बैठकों का दौर चला, और इसके बाद जाके सीट बंटवारा हुआ है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी सर। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ने 147 सीटों के रुझान जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन की ओर से 147 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, जिसमें 48 पर बीजेपी, 47 सीटों पर जेडीयू इस वक्त आगे चल रही है। ये रुझान है, हम रुझान आपको बता रहे हैं, जिसमें 23 सीटों पर आरजेडी और 7 सीटों पर कांग्रेस, और इलेक्शन कमीशन के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों में भी इस वक्त बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि लगातार देखिए जिस तरीके से एक के बाद एक रुझान सामने आ रहे हैं, और ये जो नंबर से बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी जो आंकड़े देख रहे हैं आप, ये इलेक्शन कमीशन के हैं, जिसमें 48 पर बीजेपी आगे है, 47 सीटों पर इस वक्त जेडीयू आगे चल रही है, उसी के साथ 23 सीटों पर आरजेडी और 7 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। और देखिए सर, कांग्रेस की अगर हम बात करते, 7 सीटों पर आगे चल रही है, और ये 146 सीटों का अब रुझान सामने आ चुका है। अब क्योंकि कांग्रेस, क्या माना जाए कि महागठबंधन के लिए कमजोर कड़ी यहां पर साबित हो सकती है क्या सर? राहुल लाल सर, देखिए अभी तक के जो रुझान हम लोग को दिख रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं थोड़ा सा लग रहा है कि कांग्रेस का प्रदर्शन जिस रूप में होना चाहिए उस रूप में नहीं है। हालांकि 2020 जैसा प्रदर्शन तो दिखाई दे रहा है कि 2020 में वो 19 सीटों के वो उन्होंने जीती थी, लेकिन वो कांग्रेस का एक बेहतर पक्ष नहीं था। 70 में से 19 वो जीती थी, अभी 60 में से 16 पे वो लगभग आगे चल रहे हैं। हम लोग देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे एनडीए खेमे को देखें तो 71 पे जदयू और 67 पे बीजेपी, यानी कि तमाम घटक दल कुछ ना कुछ सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ खुद एनडीए और बीजेपी और जदयू के बीच में जो है कि वो नंबर 1 बनने की एक होड़ की स्थिति नजर आ रही है। लेकिन महागठबंधन में टेली में देखिए, अभी भी आप देखें तो आरजेडी का प्रदर्शन काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है, वो अभी भी 57 पे है। लेकिन आरजेडी के साथ जो उसके तमाम जो दूसरे जो सहयोगी घटक दल हैं, चाहे कांग्रेस की बात हम लोगों ने की, कांग्रेस उसके अतिरिक्त अगर हम लोग लेफ्ट का देखें, लेफ्ट का भी जो है कि वो 19 सीटों का जो है कि पिछले 2020 के चुनाव में रहा था, और वो काफ़ी कम सीटों पे चुनाव लड़े थे और फिर भी 20 रहा था। इस बार लेफ्ट का प्रदर्शन भी कहीं न कहीं अब तक अभी पीछे दिख रहा है इस समय तक रुझानों में। हालांकि कई सीटों पे उनकी स्थिति अच्छी है, तो आगे हो सकता है कि हम लोग देखें तो कुछ बेहतर दिखे, लेकिन इस समय तक तमाम घटक दल जो सहयोग करना चाहिए, आप देखिए सहानी 15 सीटों पे है, 3 जगह पे अभी आगे दिख रहे हैं। तो इसलिए जो महागठबंधन और जो एनडीए के खेमे में जो अंतराल दिखाई दे रहा है, उसका कारण ये है कि यहाँ पे आरजेडी को कोई दूसरी पार्टी उस तरह से सहयोग करते हुए नजर नहीं आ रही है। जबकि एनडीए में तो हम लोग देख रहे हैं कि जदयू ही नंबर 1 पे चल रही है, और जिसकी पहले से संभावनाएं जताई भी जा रही थी। तो वो दोनों में एक प्रतिस्पर्धा है, और उस प्रतिस्पर्धा में देखिए नंबर्स कितने ऊपर चले जा रहे हैं, 71, 67। शुरुआत से मॉर्निंग से ये कुछ रुझान हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। और ये भी चीजें स्पष्ट है कि वो 43 नंबर पे जो 43 नंबर पे जो खड़ी थी जनता दल यूनाइटेड, उस वाले चीज से तो वो आगे रहेगी। ये तो शुरुआती रुझान में, और हम लोगों को पहले से ही प्रथम चरण के चुनाव के बाद से भी दिखाई दे रही थी, जिस तरह से बीजेपी ने जो है कि अचानक से भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में भी जो है कि नीतीश कुमार के पोस्टर लगने शुरू हो गए थे, तो वो उनको भी समझ में आ गया था, और सेकंड चरण में उन्होंने रणनीति बदल भी ली थी यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। राहुल जी, आप पूरे बिहार चुनाव को लेकर बात करें तो रणनीति जो है वो समय समय पर हर दल ने बदली है, क्योंकि बिहार में हमने देखा कि समय समय पर जो हवा है वो भी बदलती हुई नजर आई है। इस बीच ईशान त्यागी जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। ईशान जी, मैं आपका रुख करूंगा, और जहां पर हमने बातचीत छोड़ी थी, जहां रुकी थी बातचीत हरियाणा पर, वहीं से इस बात को मैं फिर से आगे बढ़ाऊंगा। जिस तरीके से आपने हरियाणा का भी उस वक्त जिक्र किया था, हरियाणा के जो नतीजे सामने आए थे कि जो शुरुआती रुझान थे वो आप लोगों के पक्ष में थे, लेकिन बाद में नतीजे जो है बदल गए थे। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन इस बीच बड़ी खबर उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इस बीच इलेक्शन कमीशन ने 166 सीटों के रुझान जारी कर दिए हैं। 166 सीटों के रुझान इलेक्शन कमीशन के ये जारी किए गए हैं। ये अपडेट है। 49 पर बीजेपी, 55 सीटों पर जेडीयू आगे चल रही है, यानी कि एनडीए मजबूत स्थिति में इलेक्शन कमीशन के रुझान में भी नजर आ रही है। 28 सीटों पर आरजेडी आगे है, 9 सीटों पर कांग्रेस इस वक्त आगे चल रही है। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जानकारी पहुंचा रहे जो इस बीच सामने आई। 25 सीटों पर अन्य, यानी जो छोटे दल हैं, घटक दल हैं और जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वो आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो
गोलमाल 166 सीटों के रुझान है ये। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ईशान त्यागी जी का रुख करूंगा मैं। ईशान जी, अगर हरियाणा के नतीजों को लेकर हम जिस तरीके से बात कर रहे थे, क्या आपको नहीं लगता कि जो नतीजे निकलकर सामने आए थे वो नतीजे गुटबाजी का नतीजा थे? हुडा ग्रुप अलग देखने को मिला, शैलजा ग्रुप पूरे चुनाव में अलग देखने को मिला, सुरजेवाला की नाराजगी जो है वो भी सबके सामने देखने को मिली कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष चुनने में आप लोगों को 1 साल से ज्यादा का समय लग गया। देखिए, आपने भी बोला कि सुरजेवाला जी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। एक बयान दिखा दीजिए मुझे रणदीप सुरजेवाला जी का कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं या मेरी महत्वाकांक्षा है मुख्यमंत्री बनना। ठीक है, राजनीति में महत्वाकांक्षा होना भी अच्छी बात है, लेकिन ऐसा उनका एक भी बयान आप नहीं दिखा पाएंगे कि रणदीप सुरजेवाला ये बोल रहे हो जी। नहीं, जब आप ये बोलते हैं कि रणदीप सिंह सुरजेवाला कह रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, तो जनता के बीच में संदेश जाता है कि रणदीप सुरजेवाला जी को कोट किया जा रहा है, लेकिन उनको आप कोट करते हुए कोई बयान नहीं दिखा पाएंगे। मुझे मालूम है, क्योंकि इस तरह का बयान दिया नहीं गया है। पहली बात तो ये देखिए, मैं पहले आलोक जी की एक बात पे मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री जी तो विमान में भी काम करते रहते हैं। मैं 3 आपको ऐसे एक विपत्ति हमारे देश पे जो विपत्ति जुड़ चुके हैं गिरिराज जी, पहले ही रुझानों में जिस तरह से बढ़त दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि एनडीए बम्पर विक्ट्री दिख रही है एनडीए की। बिल्कुल, ये होना ही था। जब से चुनाव घोषणा हुई उस समय से ही लोगों ने मन बनाया था, जनता ने। और नेतृत्व आप देखें, एक तरफ नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, दूसरे तरफ राहुल गांधी, लालू यादव, तेजस्वी, जेल और बेल वाले लोग, भ्रष्टाचार से जुड़े लोग, अराजकता फैलाने वाले लोग। बिहार की जनता अमन, चैन, शांति के लिए वोट दिया है। बिहार की जनता न्याय के साथ विकास के लिए वोट दिया है। और ये अभी भी मेरा मानना है कि अभी अंतिम आते आते 170 से ऊपर जाएगा। यानी आपको लगता है कि इस बार एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में भी 2 लड़कों की जोड़ी नाकामयाब हो गई? अरे लड़का कहाँ है? आप लोग लड़का लड़का बता रहे हैं। 60 साल के राहुल गांधी हो गए, आपको अभी लड़का दिखाई दे रहे हैं। ब्याह न करे तो लड़का है, अब कहाँ बाल बच्चा है कौन जानता। अच्छा, एक चीज बताइए गिरिराज जी, अगर इतनी जबरदस्त जो विक्ट्री मिल रही है एनडीए को, तो इसके पीछे आप सबसे बड़ा कारण किस मुद्दे को मानते हैं? अमन, चैन, शांति, सामाजिक समरसता, विकास, न्याय के साथ। और मैं तो ये नारा दे रहा हूं, बिहार की जीत हमारी है, अगली बारी बंगाल की है, आगे बंगाल की बारी है। बंगाल में भी अराजकता है, घुसपैठिए की सरकार है, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, हिंदुओं का जीना दुश्मन है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता गिरिराज जी की जिस तरीके से पहले हर घर में नौकरी की बात कही, वोट चोरी की बात कही, इनको जनता ने नकार दिया, इन मुद्दों को खारिज कर दिया? विश्वास कहाँ से होगा? जो नौकरी दिया रेलवे में उसमें तो जमीन लिखा लिया, भरोसा नहीं ना होता है। इन लोगों का भरोसा समाज पर से टूट चुका है। आज का नौजवान नहीं देखा है वो दिन, लेकिन उनके बुजुर्ग तो देखे हैं। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के कई नेता कह रहे हैं कि अब हमको सड़क पे उतरना पड़ेगा, चुनाव फेयर नहीं हुए, निष्पक्ष नहीं। वो तो 2 दिन से माहौल बना ही रहे थे। जहां जहां वो चुनाव हारते हैं वहां फेस सेविंग के लिए वर्कर को कुछ बताना चाहिए, इसके लिए ये काम करते हैं। आपको लगता है बंगाल में भी ऐसी बिहार जैसी विक्ट्री होगी आपकी? बिल्कुल होगी। बंगाल की सरकार जिस दिन केवल वहां राष्ट्रपति शासन लगा करके चुनाव हो। तो ये थे गिरिराज सिंह जी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जिनका कहना है कि सीटें एनडीए के 160 के ऊपर जाएंगे। 170 का उनका आंकड़ा है, जो उनका इंटरनल अनुमान है। कैमरामैन अविनाश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। बड़ा बयान कह सकते हैं कि निकलकर सामने आया गिरिराज सिंह का, जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया, दावा किया कि बंगाल में भी हम जीतेंगे बिहार के साथ साथ। बिहार को भी लेकर कहा कि 170 से ज्यादा सीटें एनडीए के खेमे में आएंगी। त्यागी जी हमारे साथ हैं लगातार। त्यागी जी, मैं आपका रुख करूंगा, जवाब प्लीज कंप्लीट करिए। लेकिन इस बीच गिरिराज सिंह और बीजेपी के बड़े नेता लगातार यही दावा कर रहे हैं कि 170+।
तो देखिए रुझान सामने आ रहे। जेडीयू अब तक जो रुझान सामने आया उसमें सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आ रही है जेडीयू, और इलेक्शन कमीशन ने 175 सीटों के रुझान जारी कर दिए हैं, और जिसमें जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 50 पर बीजेपी, 58 सीटों पर जेडीयू, और इसी के साथ ही अगर हम कांग्रेस की बात कर लेते हैं तो 10 सीटें और आरजेडी 30 सीटों पर अभी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो लगातार देखिए जो अभी तक रुझान सामने आए हैं उससे ये सामने आ रहा है कि जेडीयू जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। हालांकि बीजेपी दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर इस वक्त आरजेडी नजर आ रही है। हालांकि 10 बज चुके हैं और कहा यह जा रहा है कि आंकड़ों में बिल्कुल अपूर्णता, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, और इस बीच ये मैप निकलकर सामने आ, देख सकते हैं किस तरीके से एनडीए बढ़त बनाए हुए, आरजेडी बढ़त बनाए हुए यहाँ नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि ये बिहार का मैप है और जो एनडीए है वो किस तरीके से जो है वो पूरा आगे निकले हुए नजर आ रही है। जो भगवा रंग है उसमें आप देख सकते हैं एनडीए किस तरीके से बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है, और ये हरा रंग जो है वो महागठबंधन का देख सकते हैं कि महागठबंधन एनडीए लगभग बराबर इस वक्त जो है बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। और कुछ अन्य घटक दलों को लेकर बात करें वो भी यहाँ पर नजर बनाए किस तरीके से बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं कुछ सीटों पर, कुछ हिस्सों पर। तो ये बिहार का मैप है, आप इस मैप को देखकर समझ सकते हैं कि जो रुझान निकलकर सामने आया उस रुझान के अनुसार किस तरीके से एनडीए लगातार बढ़त बनाए हुए है। पुनीता बिल्कुल, और देखिए इससे ये समझ आ रहा है अभिषेक कि कांटे की टक्कर का मुकाबला अभी देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी बीजेपी के आंकड़ों की बात करते हैं तो देखिए 69, और अगर हम जेडीयू आरजेडी की बात करते हैं तो 57, यानी कि फासला थोड़ा अभी है, लेकिन कांटे की टक्कर देखिए अब तक जो रुझानों में सामने आया कांटे की टक्कर। और ये जो हम आपको मैप दिखा रहे हैं, मैप में देखिए बिल्कुल अपूर्णता, बिल्कुल जिस तरीके से इस मैप को देखकर समझें तो साफ तौर पर एनडीए बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है, लेकिन टक्कर जो है इस वक्त महागठबंधन भी दे रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है, उसका रुख कर लेते हैं। जिस तरीके से लगातार रुझान सामने आ रहे हैं, जहां गोपालगंज से कांग्रेस के ओपी गर्ग पीछे हैं, गोपालगंज से महागठबंधन पीछे, कांग्रेस के नेता पीछे, ये अपडेट सामने आई है। बीजेपी के सुभाष सिंह आगे चल रहे हैं, तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। और नतीजों के बीच रुझान जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, 931 वोटों से आगे बीजेपी के सुभाष सिंह, और रुझान है ये। और कई सीटों पर देखिए आगे और पीछे का जो सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है। और गोपालगंज से कांग्रेस अभी पीछे चल रहे हैं और बीजेपी के सुभाष सिंह आगे चल रहे हैं। यानी कि देखिए यहाँ पर मुकाबला काफी दिलचस्प हो चला है, काफी दिलचस्प। और देखना यही होगा, देखिए फासला नहीं है ज्यादा, 931 वोटों से आगे है बीजेपी के कैंडिडेट। हालांकि 900 ज्यादा लंबा फासला नहीं होता है, और जैसे जैसे वोटों की गिनती आगे होगी हो सकता है कि जो तब्दीली है इसमें जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन कुल मिलाकर अभी तक जो रुझान सामने आए हैं उसमें बीजेपी के लिए खुशी की खबर है, एनडीए के लिए खुशी की खबर है। और अगर हम महागठबंधन की बात करते हैं तो महागठबंधन जो है वो अभी कांटे की टक्कर में है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए मुकाबला जो है वो काफी अब रोचक हो चला है। लेकिन अलग अलग सीटों की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी के सुभाष सिंह इस वक्त आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और अपडेट एक के बाद एक बीजेपी के सुभाष सिंह आगे चल रहे हैं। और साथ ही साथ जो फासला है वोटों का, यानी कि 931 वोटों का, तो देखिए ये लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से जो ये रुझान है अब वो बदलेंगे नतीजों में, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि धीरे धीरे आप देखिए कि तस्वीर साफ हो रही है और जो फासला है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बता दें बीजेपी के जो सुभाष सिंह हैं वो आगे चल रहे हैं, और आप देखिए कि जो लगातार अब धीरे धीरे प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है, जो कॉन्फिडेंस है वो भी सामने आने लगा है कि आखिरकार किस तरीके से जो गोपालगंज से कांग्रेस के ओपी गर्ग जो हैं वो पीछे चल रहे हैं। आप देखिए तो लगातार हम आपको बताने की